हेलो प्यारे बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहे थे। किरचॉफ्स लॉ में जैसा कि मैंने बताया आपको दो हैं, ये है ना, बेसिकली दो स्टेटमेंट हैं। तो एक को हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहते हैं, या फिर किरचॉफ्स जंक्शन रूल, या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। शॉर्टकट में हम इसे केसीएल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रूल था वो बेस्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट मींस सेकंड स्टेटमेंट था वो कहलाता है बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ना, इसे हम शॉर्टकट में केवीएल कह सकते हैं, केवीएल। इसके और भी नाम है। ठीक है, इसको हम लोग किरचॉफ्स लूप रूल भी बोल सकते हैं, लूप रूल या फिर मेश रूल, इन सारे नामों से भी जानते हैं। ठीक है, किसी बुक में इसे लूप रूल कहा जा सकता है, किसी बुक में इसे मेश रूल कहा जा सकता है, किसी में इसे किरचॉफ्स सेकंड लॉ कहा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आइए समझते हैं। तो बेटे अगर कोई एक सर्किट है, ठीक है, लाइक मान लो ये ऐसा एक सर्किट है हमारे पास। ठीक है, तो सर्किट में हमें एक ऐसी चीज लगानी पड़ती है जो क्या करे, एनर्जी को सप्लाई करे, पोटेंशियल डिफरेंस को सप्लाई करे, ईएमएफ को सप्लाई करे। ठीक है, और बाकी जो उसके कंपोनेंट होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। मतलब एक सप्लायर है और बाकी क्या है, कंज्यूमर है, इस तरीके से। ठीक है, बाकी उसे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली सप्लाई कौन करता है, जितने भी सेल लगे होते हैं एक सर्किट में, है ना, वो सारे क्या करते हैं, वोल्टेज को सप्लाई करते हैं, ईएमएफ को सप्लाई करते हैं, और जितने भी रेजिस्टर्स वगैरह हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, उसे ड्रॉप करवाते हैं। वहां पर पोटेंशियल का क्या होता है, ड्रॉप होता है। आ रही बात समझ में? तो इनका कहना था किरचॉफ्स का सेकेंड स्टेटमेंट में, और यहाँ पर एक और चीज यूज हो रहा है, क्या, लूप या मेश। ठीक है, लूप या मेश क्या होता है बेटा, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ जो है वो लूप कहलाता है ना, ताकि एक जगह से करंट चले तो वो क्या हो सके, थॉरोली ये घूम सके। ठीक है, तो एक इसके लिए क्या चाहिए आपको, क्लोज कंडक्टिंग पाथ चाहिए। ठीक है, तो एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ को हम लूप कह सकते हैं। तो किसी एक लूप या फिर मेश, ठीक है, किसी एक लूप या फिर किसी एक मेश में अगर आप टोटल निकालोगे कि कितने ड्रॉप्स हुए, मतलब वोल्टेज में, वोल्टेज का ड्रॉप कहाँ कहाँ हुआ, यहाँ पर एक वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, यहाँ पर एक वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, और ये क्या है, ईएमएफ का सोर्स है। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अभी आज ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ईएमएफ सप्लाई करता है, यहाँ पे ड्रॉप होता है, यहाँ पे ड्रॉप होता है। ठीक है, तो बेटे इनका कहना है कि एक सर्किट में, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ में जो टोटल है किनका किनका, सारे ड्रॉप्स का और सारे ईएमएफ सोर्सेस का, इनका जो टोटल होता है, अलजेब्रिक सम होता है, वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, तो मैं स्टेटमेंट आपको लिख देता हूं यहां पर, स्टेटमेंट। The algebraic sum of all the voltage drops and EMF sources in a closed conducting loop is always equal to zero, ठीक, दिस इज स्टेटमेंट। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, कि फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है।
ठीक है, तो यहाँ से ये एक सवाल बनता है। ठीक है, अब ये बातें हमें समझ में आ गया। अपने को क्या करना है, किसी भी लूप में कोई भी एक लूप पकड़ना है, उसके पूरे लूप में घूमना है, टोटल करना है किन किन चीजों का, सारे वोल्टेज ड्रॉप्स का और सारे ईएमएफ सोर्सेस का। ठीक है, अब यहाँ पर अलजेब्रिक सम बोला गया है। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है बेटा, साइन के साथ सम करना। ठीक है, अब किसका साइन मुझे पॉजिटिव लेना है, किसका साइन मुझे नेगेटिव लेना है, इसके लिए क्या तरीका है। तो इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन बनाया हुआ है ना, कि हमें कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है इसका। साइन कन्वेंशन, लेट्स से कि ये ऐसा एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ का पॉइंट ए है, यहाँ का पॉइंट बी है। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लो इसका ईएमएफ ई है, इसका रेजिस्टेंस लेट्स से आर है और करंट आपका ना इस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट अगर मान लो आपका इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो जिस पॉइंट से लिखना शुरू किए बेटा, ठीक है, जिस पॉइंट से लिखना शुरू किए वहां का पोटेंशियल मान लो क्या है, वी ए है। ठीक है, वहां का पोटेंशियल क्या है, वी ए है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ए से बी की तरफ लिखो या फिर बी से ए की तरफ लिखो, दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अगर मैं ए से बी की तरफ लिखता हूं तो इसका मतलब मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं। अगर मैं बी से ए की तरफ लिखूंगा तो मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, यानी करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं। ठीक है, तो बेटे आपको क्या करना है, अच्छा पहले मैं सिर्फ ड्रॉप के लिए देखता हूं, सेल के लिए बाद में देखेंगे। ठीक है, ये मान लो सिर्फ रेजिस्टर है, ओके, और हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, वी ए। ओके, वी ए। अब यहाँ पर जो ड्रॉप होगा ना, आपको पता है करंट है आई, रेजिस्टेंस है आर, तो आई इंटू आर का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, उसको लेना क्या है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटे अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको ये ड्रॉप नेगेटिव लेना है। ठीक है, आपको ये ड्रॉप क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। क्या याद रखना है, यहाँ पर बिठाना है बिल्कुल, क्या चीज, कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ड्रॉप जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके, तो इफ वी मूव अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, direction of current flow, then drop is taken negative। ठीक है बेटे, तब क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो VA में क्या हो जाएगा बेटा, IR माइनस हो जाएगा, है ना, VA में IR क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहाँ पहुंच जाएंगे, B पे पहुंच जाएंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। ओके, देखो बेटे दो तरह की चीजें होती है। यहाँ पर मैंने आपको लूप बोला था, यहाँ पर मैंने लूप बोला था। जब लूप की बात करते हैं तो वहां जहां से घूमना शुरू करेंगे, कंप्लीट लूप में लिखेंगे तो वापस वहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो सेमी पॉइंट पर आ गए तो टोटल क्या होगा, जीरो। एक ही पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मेरा सेम ही हो गया ना, तो जब मैं लूप में बात करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम टोटल क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। और अगर हम सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं तो एक स्टार्ट करेंगे वहां से और जहां पर खत्म होंगे वो हमारा फाइनल होगा। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ ड्रॉप देखना है तो हमें क्या लेना है, VA माइनस VB लेना है। तो VB को इधर बुला लेंगे बेटे, VA को इधर बुला लेंगे, मतलब ये इधर ही था, VB को इधर बुला लिया, इक्वल्स टू क्या हो गया, IR हो गया, है ना। तो देखो A मेरा बड़ा था, B मेरा छोटा था, क्यों, क्योंकि इधर से इधर जाने पे हमारा क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। आगे बात समझ में क्लियर है। तो दिस इज द फर्स्ट साइन कन्वेंशन कि इस तरीके से अपने को लेना है। ओके, इसका अपोजिट अगर मैं करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं B से A की तरफ लिख रहा हूं, है ना। पहले मैंने क्या लिया, VB, अब यहां पर जो ड्रॉप होगा अब मैं उसे क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, अब मैं इसे क्या लूंगा, पॉजिटिव, तो प्लस IR होगा इस बार, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VA। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VA, है ना। इस तरीके से लिखाएगा करेंगे, हालांकि वह यहां से भी तो वही होगा,
VA माइनस VB इक्वल्स टू IR। यहाँ से भी साबित होता है, क्यों? क्योंकि हमेशा करंट किधर से किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है। तो हमेशा A क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और B क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं बेटा? सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इफ वी मूव अपोजिट टू flow of if we move opposite to flow of current then drop is taken positive। this is second one। clear है? ओके, चलिए नेक्स्ट सेल के बारे में देखते हैं। अगर मान लो एक सेल आ जाता है, यहाँ पर A है बेटा, यहाँ पर B है, इसका EMF E है। अगेन दो ऑप्शन मिलते हैं, करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट अगर यहाँ पर करंट की एक्चुअली हमें जरूरत ही नहीं, इसमें हमें करंट से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जा किधर हो, A से B की तरफ या B से A की तरफ। अगर आप A से B की तरफ जा रहे हो, ठीक है, अगर आप A से B की तरफ जा रहे हो तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, तो ये हो गया बेटा। अब सेल को देखना है, ये क्या है, हाई पोटेंशियल, ये क्या है, लो पोटेंशियल। तो हाई से लो जा रहे हो, हाई से लो जा रहे हो, है ना, हाई से लो। डिक्रीज हुए कि इंक्रीज हुए, डिक्रीज हो गए हम, तो डिक्रीज हो गए तो घटना को नेगेटिव, बढ़ना को पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी हम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस E इक्वल टू क्या पहुंच गए, B, ठीक है। इसको इधर बुलाएंगे बेटा, तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, E होना चाहिए ना। A किधर है, देखो हाई पे है, और B किधर है, लो पे है, तो VA माइनस VB करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो क्या हो गया, if we move from positive terminal to negative terminal of cell, then EMF is taken negative, ठीक है। तो क्या लेना है, नेगेटिव। और इसका उल्टा अगर हम B से A की तरफ आएंगे, ठीक है, तो माइनस से क्या होंगे, प्लस जाएंगे, यानी लो से हाई, तो इंक्रीज हुए तो क्या लेना है, पॉजिटिव। तो इफ वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, then EMF is taken, क्या लेंगे बेटा इस बार, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गया, या तो सेल रहेगा या तो ड्रॉप रहेगा। तो सेल में कैसे बिहेव करना है और ड्रॉप में कैसे बिहेव करना है, वो दोनों चीजें हमने देख लिया, ठीक है। चलिए, तो एक एग्जांपल के थ्रू शुरुआत करेंगे, और बहुत इजी से शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा टफर लेवल पे जाएंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, अगर मैंने बोला 6 ओम 4 ओम 20 वोल्ट, ठीक है। हालांकि ये आप बहुत आसानी से ओरली भी कर सकते हैं, बट फिर भी, है ना, फिर भी आप क्या कीजिए, KVL लगाइए। ध्यान से सुनना कि KVL लगाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहला काम करना है कि आपको अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरीली एक करंट अज्यूम कर लेना है, उसका कुछ भी डायरेक्शन अज्यूम कर लेना है। दो ही ऑप्शन है आपके पास,
या तो आप उसे करेंट क्लॉकवाइज घुमाएं या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक। लाइक यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ऐसा, ठीक है बेटे। अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ऐसा करके आपको क्या कर लेना है, अज्यूम कर लेना है। अब कहीं से भी लिखना शुरू करना है, लाइक मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से शुरू करूँगा तो यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप, करंट के डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेते थे, माइनस लेते थे कि प्लस, माइनस लेते थे, तो क्या हो गया -6 इंटू आई, आई इंटू आर, 6 है आर तो 6 इंटू आई, ओके। फिर यहाँ से यहाँ कोई ड्रॉप नहीं, देन यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है, सेल मिल रहा है, प्लस से माइनस जा रहे हो तो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, घट रहे हो तो -20, देन आपको क्या मिल रहा है, रेजिस्टर मिल रहा है, करंट के डायरेक्शन में कि अपोजिट में, अभी भी क्या होगा, नेगेटिव, तो -4i इक्वल टू, जहां से चले थे वहीं आ गए ना, तो कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, 0 आ गया समझ में। तो बेटे ये हो गया हमारा 6i और 4i, 10i हो गया बेटा, उधर जा करके +10i हो जाएगा, और ये हो गया -20, तो ये बचा हमारे पास i बराबर -2 एम्पियर। अब ये माइनस आया, इसका क्या मतलब है, माइनस आया इसका मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन ले रखा है वो सही नहीं है, और दो ही तो ऑप्शन है, अगर ये नहीं होगा तो, है ना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं हुआ तो क्लॉकवाइज होगा, तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो करंट है वो कैसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, इस तरीके से बह रहा है, कितना बह रहा है, 2 एम्पियर बह रहा है। आ गया बात समझ में, क्लियर, इजी है। चलिए ये हो गया हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल, अब मैंने लिखा मान लो 20 वोल्ट 4 ओम 6 ओम 10 वोल्ट 5 ओम, ठीक है, इस तरीके से बनाया। अब आपको क्या दिख रहा है बेटा, यहां पर ध्यान से समझें कि 2 लूप है ना, पहले क्या था, सिंगल लूप था, अब यहां पर क्या है, 2 लूप है, ओके। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जितने लूप होंगे उतने करंट लेने हैं आपको, और जितने लूप होंगे उतने केवीएल इक्वेशन लिखना है। जैसा आपने इस लूप के लिए ये इक्वेशन लिखा ना, वैसे ही आपको हर एक लूप के लिए लिखना है, ठीक है बेटा। तो मैंने बोला कि भाई 2 लूप है तो 2 करंट लेना है, 2 अननोन चीजें हो गई, फिर मैंने बोला 2 इक्वेशन लिखना है, तो 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉल्व होगा, आंसर आएगा, है ना बेटे, क्लियर है। तो बस यही इसका फंडा है। अभी 2 लूप है, चलिए इसको करके देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो बेटे अगेन मैंने बोला इसमें 2 लूप है बेटा, तो आपको 2 करंट लेना है। अब उसका डायरेक्शन क्या लें, अगेन आपके हाथ में है, जो मन करे वो ले लो, ठीक है, जो मन करे वो ले लो, एकदम बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं इस चीज में, ठीक है। मेरा मन करे दोनों को मैं क्या ले लूं बेटा, मेरा मान लो मेरा मन किया भाई दोनों को मैंने, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है, इसमें I1 और इसमें I2, ठीक है, ऐसा, ओके। तो अब हमें क्या करना है, एक एक लूप में बारी बारी से काम करना है, यानी एक एक लूप में हमें बारी बारी से इक्वेशंस लिखने। कौन सा इक्वेशन, इसे कहते हैं केवीएल इक्वेशन लिखना। क्या कहते हैं, केवीएल इक्वेशन लिखना। चलिए तो पहले लूप के लिए, इस लूप के लिए लिखना शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ लिखना, ठीक है, इस पॉइंट से लिखना शुरू किया, मतलब हमें जहां से लिखना शुरू किया वहीं आकर के वापस आना है, ठीक है। तो इस पॉइंट से बताइए हम क्या कर रहे हैं बेटा, करंट के डायरेक्शन में कि नहीं, है ना, तो क्या होगा, ड्रॉप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, है ना, तो -4i1 हो गया, है ना, -4i1। फिर यहां से यहां जाएंगे बेटा, अब ये वाला, अब इसमें कौन करंट जा रहा है बताओ तो, 2 करंट जा रहे हैं इस वाले में, I1 भी जा रहे हैं और I2 भी जा रहे हैं। I1 किधर जा रहे हैं बेटा, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, I1 ऊपर से नीचे, क्या गया I1, I2 क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो उसमें कौन सा करंट जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट, है ना, दोनों का रिजल्टेंट। तो अब हमें पता ही नहीं सर I1 बड़ा कि I2 बड़ा,
किधर रिजल्ट होगा ये हमें पता नहीं। तो आपको क्या करना है, आप जिस लूप में काम कर रहे हैं, आप फर्स्ट लूप में काम कर रहे हैं, फर्स्ट लूप का करंट I1 है तो उसे हम क्या मानेंगे, बड़ा। जिस समय जिस लूप में काम कर रहे हैं उसके करंट को बड़ा मानना है। तो I1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, I2 हो जाएगा, और I1 का ही डायरेक्शन चलेगा, I1 नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अब भी हम क्या है बेटा, करंट के डायरेक्शन में है, बस अभी करंट कितना है, I1 माइनस I2 है, रेजिस्टेंस कितना है, 6 है, माइनस लूं प्लस लूं, माइनस लेना पड़ेगा, करंट के डायरेक्शन में ही है। ओके, तो यहां से यहां पहुंच गए बेटा। अब यहां से यहां तक नो ड्रॉप, और यहां से यहां तक क्या है, सेल है। सेल क्या कर रहे हो बेटा, माइनस से प्लस जा रहे हो, क्या लेना पड़ेगा, +20, वहीं के वहीं आ गए, 0 हो गया, वहीं के वहीं आ गए, 0 हो गया। तो बेटे हमारे पास हो गया -4I1 -6I1 माइनस माइनस +6I2 एंड +20 इक्वल्स टू 0। तो 6 4 10I1 -10I1 +6I2 इक्वल्स टू -20, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो 10I1 -6I2 इक्वल्स टू 20 चलेगा। 2 से 5, 2 से 3, 2 से 10, ठीक है बेटे। तो 5I1 -3I2 इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक लूप के लिए मैंने एक इक्वेशन लिखा और वो आया कितना, 5I1 -3I2 इक्वल्स टू 10, एक इक्वेशन मिल गया हमें। अब दूसरे के लिए हमें लिखना है। चलिए बेटा, कहाँ से शुरू करता मैं, यहाँ से किया सपोज, ठीक है। यहाँ से किया तो बेटा यहाँ तक नो ड्रॉप, यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा करंट, एक ही करंट दे रहा है, कौन सा, I2, सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, माइनस होगा प्लस, तो माइनस क्या हो गया बेटा 5I2। देन यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, माइनस से प्लस, क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बेटा +10, ठीक है, +10। फिर यहाँ से यहाँ, अब बताओ इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन सा करंट, I2 ऊपर I1 नीचे, क्या लेना पड़ेगा, I2 माइनस I1, ठीक है, I2 माइनस I1, और रेजिस्टेंस कितना है 6, ठीक है, प्लस की माइनस, क्योंकि अभी I2 का डायरेक्शन चलेगा, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा बेटा 0। सो ये हो गया अपना -5I2 +10 -6I2 एंड +6I1 इक्वल्स टू 0। सो 6I1 -11I2 इक्वल्स टू -10, ऐसा आ जाएगा बेटे, कुछ दिक्कत है। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो बेटे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपको इक्वेशन सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड है ना, इस तरीके के आपने कई सारे मेथड्स पढ़े हैं, रिप्लेसमेंट मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, वगैरह वगैरह, है ना, क्लास 9-10 में आपने बहुत पढ़ा है ये सब के बारे में। तो चलिए कैसे हम करें, लाइक वो कितना है बेटा 11I2 है और ये क्या है 3I2 है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसे क्या कर सकते हैं 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो गया बेटा 3 6 जा 18I1 -33I2 इक्वल्स टू -30, ओके। और ये कितना हो गया बेटा 55I1 -33I2 एंड 110 क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करें, माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा बेटा। कितना बच रहा है 55 -55 + 18 कितना हो जाएगा 18 2 20 35 तो -37 आ रहा है क्या, हाँ जी, -37I1 और ये क्या हो जाएगा -140, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, I1 बराबर क्या आया 140/37 एम्पियर। हमारा देखो पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया मतलब I1 का जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है वो क्या है करेक्ट है, ठीक है। तो बेटे हमें इसमें कितना करंट जाएगा पता चल गया, नहीं है ना, इसमें कितना करंट आएगा वो पता चल गया। सिमिलरली अब I1 पता चल गया, आप किसी एक इक्वेशन में रख लें और I2 निकाल लें, क्लियर है। चलिए फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा ये वाला इक्वेशन है, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में रख लेते हैं। तो क्या है 5I1, तो 5
I1 के बदले क्या रख लें बेटे 140/37 माइनस 3I2 इज इक्वल्स टू 10। तो बेटे इसको इधर ले जाएंगे तो 5 × 140/37 माइनस 10 इक्वल्स टू 3I2। ठीक है बेटे, आगे कर लेंगे आप सॉल्व इसको, ठीक है, या कर देता हूँ चलो। 14 पंचे 70, ये कितना हो गया बेटा 700, और ये हो गया कितना 370/37 इक्वल्स टू 3I2। कितना बचा बेटा ये 330 बचा क्या 330/37 इक्वल्स टू 3I2। ये क्या हो जाएगा बेटा 110, तो 110/37। मेरा ये भी पॉजिटिव आया, मतलब मेरा ये भी डायरेक्शन क्या है करेक्ट है। आ गया बात समझ में, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल गया कि I1 था, इसमें हमें पता चल गया कि I2 था, लेकिन इसमें क्या था है ना। तो इसमें अब आपको एग्जैक्टली पता है कि I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है। बताइए I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है। ऑब्वियसली I1 बड़ा है, तो इसमें इन दोनों का रिजल्टेंट चलेगा I1 माइनस I2, और किधर होगा डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो इसमें जो है फाइनली हमें पता चल गया इसका जो I नेट होगा वो I1 माइनस I2 होगा, और I1 हमारे पास 140/37 है और ये हमारा 110/37 है, तो बचेगा क्या बेटा 30/37। दिस मच एम्पियर विल फ्लो थ्रू द बीच वाला रजिस्टर। कुछ दिक्कत है? इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बेटा KVL लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक लूप में हमें समझ में आ गया, दो लूप में समझ में आ गया, तीन लूप हुआ तो भी सॉल्व कर सकते हैं। इस बार क्या होगा 3 इक्वेशन लिखाएंगे, 3 अननोन होंगे, तीनों को सॉल्व करेंगे और आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगेन इसमें भी सेम चीजें करनी है। अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला फिर बाउंड्री पे पड़ेगा, तो उसमें भी कैसे करना है, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। 3 लूप हुआ तो भी ओके। कई बार क्या होगा बच्चे कि लूप्स इतने ज्यादा दिखेंगे आपको कि उतने ज्यादा इक्वेशंस बनाना देन उसको सॉल्व करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना। तो वैसे सिचुएशन में हालांकि वैलिड होगा, है ना, आपको आंसर भी आएगा, बट वो क्या हो जाएगा काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा अगर आप KVL से उसे सॉल्व करना चाहेंगे तो। 2-3 लूप तक ठीक है KVL, है ना, लेकिन उससे ज्यादा लूप्स हो गए तो फिर ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है ना, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो उससे बचने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका है ना, उसको कहते हैं बेटा नोडल एनालिसिस। क्या कहते हैं नोडल एनालिसिस। तो फिर अगर ये काम नहीं आया, KCL KVL काम नहीं आया, तो फिर नोडल एनालिसिस यूज करेंगे, ठीक है। नोडल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आप इस चीज के फेमिलियर हो बेटा, है ना। कैपेसिटेंस में भी हमने इसे किया था, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर भी है, ओके, यहां पर भी सेम चीजें करनी है, ओके। याद करो क्या था इसमें, हमने कई सारे स्टेप्स में इसको किया था। पहला स्टेप था बेटा कि सारे नोड्स को आइडेंटिफाई कर लो, है ना, सारे नोड्स को आइडेंटिफाई करके और उनको जो है जो भी पोटेंशियल है वो आप उसे असाइन कर दें। उन सारे पॉइंट्स में से किसी एक को आप रेफरेंस पॉइंट मान लें। रेफरेंस पॉइंट को क्या करते हैं हम ग्राउंड कर लेते हैं, और उसके रेफरेंस में हम क्या करते हैं बाकी सारे का ये निकाल लेते मतलब असाइन कर देते हैं कि भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, हर एक पॉइंट के पोटेंशियल को हम असाइन कर देते हैं। देन जो भी आपको जो भी पॉइंट्स ऐसे दिखते हैं जिसका पोटेंशियल आपको पता नहीं, अननोन पॉइंट्स, अननोन पोटेंशियल वाले जो पॉइंट्स होंगे वहां पर आप क्या लगा लें, जंक्शन रूल लगा लें, यानी KCL लगा लें। उसको सॉल्व करेंगे तो आपको उन पॉइंट्स के भी पोटेंशियल पता चल जाएंगे, ठीक है। लाइक हमने एग्जांपल लिया,
ठीक है, मान लो हमने इस तरीके से एक सर्किट ले लिया। ओके, इस एग्जांपल के थ्रू ही हम समझेंगे। स्टेप 1 क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई ऑल दी जंक्शंस या नोड्स। आइडेंटिफाई ऑल जंक्शंस। ठीक है, तो यहां क्या क्या दिख रहा है बेटा, लाइक दिस 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 दिस, है ना, ये सब क्या है, जंक्शंस है। अब उनको क्या कर लो, मार्क कर लो। आइडेंटिफाई ऑल द जंक्शंस एंड मार्क देम ठीक है, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम ही है, तो एक ही पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, सेम ही है, तो ये क्या कहलाएंगे, एक ही कहलाएंगे। ठीक है, ये और ये क्या है, सेम पॉइंट है। ये अलग है, ये अलग है। मान लो मैं इसे A कहता हूँ, तो ये B, ये B, ये B हो जाएगा। इसे मैं C कह देता हूँ, इसे मैं D कह देता हूँ, तो यहाँ तक सेम ही है, D हो जाएगा। और इसे हम E कह देते हैं। चलो, तो सारे पॉइंट्स के हमने नेमिंग कर लिए। ठीक है, स्टेप 2, इसमें आपको क्या करना होता है, स्टेप 2 में किसी एक नोड को आप क्या कर लें, रेफरेंस नोड बना लें। मेक एनी वन नोड एज रेफरेंस नोड एंड ग्राउंड इट। उसको क्या कर लीजिए, ग्राउंडिंग कर लीजिए, ग्राउंड इट। तो लाइक हमने इसको ग्राउंडिंग कर दिया। ठीक है, जैसे इसको ग्राउंड किया तो हमें समझ में आ गया इसका क्या है, 0। ठीक है, इसका क्या हो गया, पोटेंशियल 0 हो गया। अगर बेटा इसका 0 हुआ तो इसका क्या होगा, 0 से इधर आओगे तो क्या पार करना पड़ेगा, माइनस से प्लस। ठीक है, तो इंक्रीज कर रहे हो तो प्लस होना पड़ेगा, तो यहाँ पर आकर के 0 + 10 हो जाएगा। ये 10 हुआ तो बेटा ये भी क्या हो गया, 10 हो गया। इधर गए तो 0 से इधर गए, है ना बेटा, प्लस से माइनस, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 0 - 5 क्या हो जाएगा बेटा, इसका -5 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। देन -5 से ये क्या चीज है, इसको मैं कर लेता हूँ 7 वोल्ट। हाँ सॉरी, हाँ 7 वोल्ट कर लेता हूँ। तो माइनस से क्या हो रहे हो बेटा, प्लस से माइनस, यहाँ भी डिक्रीज हो रहे हो, फिर से माइनस होगा, तो -5 - 7 क्या हो जाएगा, -12। यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, -12। यहाँ भी क्या हो जाएगा, -12, है ना। सबका पता चल गया आपने को। सिर्फ कौन अननोन रह गया बेटा, ये C, है ना। सिर्फ कौन अननोन रह गया, ये अननोन रह गया, इसका बोल देंगे VC, है ना। इसको क्या बोल देंगे, VC। अब यहाँ क्या करना है अपने को, जंक्शन रूल लगा लेना है ना बेटा। मान लो इसमें बोला मैंने I1, इसमें बोला मैंने I2, इसमें बोला मैंने I3, चलेगा। तो बताओ यहाँ पर जंक्शन रूल लिखूंगा तो I1, I2, I3 में क्या रिलेशन होगा, बोलिए। I1 इनकमिंग है बेटा, और I2 और I3 क्या है, आउटगोइंग है, ऐसा हो जाएगा। बताइए I1 क्या होगा बेटा, V/R होता है, तो V कितना होगा, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस। कौन हाई होगा, 10 हाई होगा, क्योंकि 10 से VC की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 - VC/R कितना है, 2 इक्वल्स टू I2 किधर से किधर जा रहा है, VC से B की तरफ, तो VC माइनस VB हो जाएगा, तो VC -12 अपॉन क्या 6 प्लस I3 किधर जा रहा है बेटे, VC से 0, तो VC -0 यानी VC/R कितना है, 4। बस इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व कर लेना है। तो इसमें देखो इतने सारे लूप्स थे, बट फिर भी हमें सॉल्व करने की जरूरत, इक्वेशन लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटे, तो ये हो गया 10/2 5 - VC/2 इक्वल्स टू VC/6 माइनस प्लस हो गया बेटा 12/6 2 प्लस VC/4। ठीक है, तो VC सारे एक कर लेते हैं, 2 इधर ले आते हैं, तो क्या बचेगा 3 VC/2 VC/6 एंड VC/4 क्या हो जाएगा बेटा 12। इसका एलसीएम तो 2 × 6 = 12, 6 VC, 6 × 2 = 12, 2 VC, 4 × 3 = 12, 3 VC। ठीक है, इक्वल टू 3, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटे, 6 2 8 3 11, तो 3 इक्वल्स टू 11 VC/12। करेक्ट ना, 6 3 9 2 11 12, तो देयरफॉर VC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 36/11 वोल्ट।
तो इसका मुझे क्या हो गया पता चल गया 36/11 वोल्ट। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, किसी में भी करंट निकाल सकते हो, है ना। 10 और इसमें कौन बड़ा है, 36/11 यानी लगभग 3 पॉइंट समथिंग, है ना। तो ये बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, दिस माइनस दिस अपॉन आर करेंगे, इसका करंट पता, अब किसी का भी हम करंट पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, जब आपको लगे कि केवीएल कभी काफी ज्यादा कठिन हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, वहां पर आप नोडल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। चलें आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है सेल, ठीक है। सेल बेटा ये एक प्रकार का डिवाइस है, समझ लो, जो क्या कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। किसी भी सर्किट में तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकता जब तक कि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम कौन करता है, सेल करता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो सेल इज अ डिवाइस विच कैन क्रिएट या विच प्रोड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स, ठीक है। इट इज a device which produces, ठीक है, it is a device which produces potential difference between its two terminals, ठीक है, ये हो जाता है सेल। और जब हम कई सारे सेल पहले सेल का सिंबल बना लेते हैं, ये बात समझ में आ गया। इट इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स। तो एक्स, अभी रुक जाओ, हाँ, दूसरा होता है बैटरी। जब हम कई सारे सेल को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर वही क्या हो जाता है, बैटरी कहलाता है। तो बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, ठीक है। आ रही बात समझ में। सिंगल रहा तो सेल, ग्रुप रहा तो बैटरी, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब एक सेल से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं उसे हमें देखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सेल, पहला है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी EMF, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, EMF कहते हैं, ठीक है। अगर आपने सेल देखा हो तो, अगर जैसे कि पेंसिल सेल अपन ज्यादातर यूज करते हैं, उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है बेटा, है ना। आप देखोगे अगर तो उसके एक साइड में प्लस और एक साइड में माइनस ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। अपन को जो भी सर्किट में इसको यूज करना है उसमें इसे जोड़ देते हैं, ओके। जब हम इस सर्किट को ऑन करते हैं बेटा तो क्या होता है, करंट इस सर्किट में फ्लो होने लगता है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो हम सर्किट को ऑन रखें या तो हम सर्किट को ऑफ रखें। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक स्विच लगाएंगे, है ना। एक स्विच हमारे पास होगा, अगर स्विच को ऑन कर देंगे करंट फ्लो होने लगेगा, बैटरी हमें क्या करने लगेगा, करंट सप्लाई करने लगेगा। और अगर हमने सर्किट को ऑफ रखा है, स्विच को ऑफ रखा है, नो करंट विल बी
ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी या सेल, ठीक है, उस कंडीशन में। तो एक कंडीशन होगा जिसमें हम करंट उससे क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, करंट हम उससे ले रहे हैं, और एक है जिसमें हम उससे करंट नहीं ले रहे हैं। दो सिचुएशन है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। अगर हम बैटरी को यूज नहीं कर रहे हैं, हम उससे करंट नहीं ले रहे हैं, उस समय बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ। समझ में आ गया? इसे क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ओके, अब नाम थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है सर, है ना? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा लग रहा है कि कोई फोर्स है ना? बट ये कोई फोर्स नहीं है। फिर इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि आपने, जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट किया था तो वहां मैंने आपको बिहेवियर ऑफ कंडक्टर समझाया था, एक जब हम बैटरी नहीं जोड़े थे और जब हम बैटरी जोड़े थे। तो जब हम बैटरी जोड़ते थे तो क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता था तो उसके कारण उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगता था, है ना? तो वो किसकी वजह से फोर्स लगता था, जब हम सेल जोड़ते थे, है ना? तो उसका जो कारण है वो कौन है, यही है, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। हालांकि ये फोर्स नहीं है बल्कि क्या है, वोल्टेज ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटे, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू terminals of cell when no current is being drawn from it, ठीक है। जब उससे हम कोई करंट नहीं ले रहे हैं उस समय उसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, ये the maximum potential difference across two terminals of cell when no current is being drawn from it is called EMF। EMF हम इसे it is denoted by E, ठीक है। तो है तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ही ना, है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही, तो सारा जो यूनिट है, डायमेंशन है, वो सारी चीजें क्या होगा, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का ही होगा, यानी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, वोल्ट हो जाएगा। ओके, ऐसा यूनिट वोल्ट हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है इसका टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो जैसा मैंने बोला सेल का दो केस हो सकता है बेटा, या तो हम उसे क्या करें, उससे करंट ले रहे हैं या तो करंट नहीं ले रहे हैं। तो हमने करंट नहीं लेने वाला केस डिस्कस कर लिया, है ना। जब करंट नहीं लेते हैं तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसे हमने ईएमएफ बोल दिया। लेकिन जब हम करंट ले रहे होते हैं, यानी हमारा ये स्विच ऑन होता है, इससे करंट फ्लो कर रहा होता है, अब इससे करंट निकल रहा है, उस समय जो इसके दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट डेफिनेशन हो जाएगा, दी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस two terminals of a cell when current is being drawn, है ना, current is being drawn from it is called terminal voltage, ठीक। इसे हम इट इज डिनोटेड बाय V, ठीक है। इसको E से, इसको V से, ओके। तो दो टर्म हमने सीखा, है ना, ईएमएफ एंड वोल्टेज, दोनों में अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। ईएमएफ कब का है, जब ये यूज में नहीं है, जब हम इससे करंट नहीं ले रहे हैं, और टर्मिनल वोल्टेज कब होता है, जब हम उसे यूज कर रहे होते हैं, यानी उससे करंट फ्लो हो रहा हो। दो चीजें समझ में आ गया।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है सेल से रिलेटेड, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या चीज है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगर मैं पूछूं कि रेजिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस क्या था? आपने बोला था कि कंडक्टर जो है ना, उसकी टेंडेंसी होती है क्या चीज करने की? करंट के फ्लो को अपोज करने की, यानी कि चार्ज के फ्लो को अपोज करने की। अच्छी बात है, ठीक है भैया। सेल, अगर आपने केमिस्ट्री वगैरह में तो पढ़ा होगा, सेल है ना, सेल क्या होता है भाई? उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, जो है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिसे अपन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या होता है बेटा? आयंस हैं, वो जो है आयंस में टूट जाते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस में। ठीक है, तो जब हम इसे सर्किट को ऑन करते हैं ना, तो यहाँ से क्या होता है बेटा? करंट फ्लो होना शुरू होता है। जब करंट फ्लो होना शुरू होता है, इसका क्या मतलब है कि जो इसमें कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चलते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में मोशन स्टार्ट हो जाता, मतलब मोशन होता ही रहता है, नेट मोशन चालू हो जाता है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अंदर में क्या है? अंदर में आयंस हैं, वो मूव करते हैं। ठीक है, तो करंट जो है बाहर में देखो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, और अंदर में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो कर रहा है। तो अंदर में भी तो फ्लो हो रहा है ना, बैटरी के अंदर, सेल के अंदर भी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है चार्जेस का। ठीक है, वहां भी क्या होगा? अपोज होगा उसका। ठीक है, तो बैटरी के अंदर, सेल के अंदर करंट के फ्लो का अपोज, चार्ज के फ्लो का अपोज, वो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको समझ में आया। ठीक है, थर्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम स्मॉल आर से शो करेंगे। तो द अपोजिशन offered to the flow of current inside cell is called internal resistance, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। काहे से शो करेंगे बेटा? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, इसे स्मॉल आर से शो करते हैं। नेक्स्ट बेटा, है तो रेजिस्टेंस ही, तो सारी चीज़ें क्या होगा? रेजिस्टेंस का होगा, है ना। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इट्स एसआई यूनिट इज ओम। ठीक है, तो कुछ भी अलग नहीं है, बस नाम अलग है, वही चीज़। क्लियर है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सेल के रिलेटेड। ओके, अब हमें ये सीखना है कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी सेल का सिंबल क्या है। गिव द हेडिंग सिंबल ऑफ सेल। सिंबल ऑफ सेल, सिंबल ऑफ सेल। ठीक है, तो बेटे सेल जो है ना, दो तरीके के होते हैं। एक कहलाता है बेटा आइडियल सेल, और एक होता है प्रैक्टिकल सेल। प्रैक्टिकल सेल, आइडियल सेल में क्या होता है? हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इज एज्यूम्ड जीरो। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सेल को सीधा सीधा इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका आइडियल सेल हो गया, जो अभी तक हम यूज किया करते थे। ठीक है, और प्रैक्टिकल सेल की बात आती है, तो
यहाँ पर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करते, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड, ठीक है। तो उस सेल का रेजिस्टेंस के साथ में लिखा जाता है, फिर ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये ईएमएफ और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो प्रैक्टिकली लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, आइडियली लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये दो तरीके से होता है, आइडियल सेल, प्रैक्टिकल सेल। वेल, अब हमें ये देखना है कि ये जो तीन चीज़ें हैं सेल से रिलेटेड, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। गिव द हेडिंग रिलेशन बिटवीन internal resistance, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r, टर्मिनल वोल्टेज यानी V एंड EMF यानी E, इनके बीच में क्या रिलेशन है, E, V और R के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब बेटे अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल में दो प्रोसेस हो सकते हैं। एक जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम सेल को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, और दूसरा अगर सेल रिचार्जेबल है तो हम उसे चार्ज भी कर सकते हैं। तो एक हो सकता है चार्जिंग प्रोसेस और एक हो सकता है डिस्चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। डिस्चार्जिंग प्रोसेस कॉमन है और रिचार्जिंग प्रोसेस सिर्फ रिचार्जेबल बैटरी के केस में होता है, रिचार्जेबल सेल के केस में ही होता है, ठीक है। तो पहले हम डिस्चार्जिंग की बात करें। केस वन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो बेटा डिस्चार्ज कब होता है, जब आप उसे यूज़ कर रहे होते हो, है ना। यूज़ कर रहे होते हो तो करंट वो क्या करता है, हमें देता है, ठीक है। तो अगर हम एक सेल को दिखाएं तो ऑब्वियसली चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो क्या हो रहा है, ये प्रैक्टिकल सेल की बात है। इसका ईएमएफ E है बेटा, इसका रेजिस्टेंस R है ना, और ये टर्मिनल्स हैं इसके, ये कंप्लीट सेल हुआ है ना, ये सेल की बात है ना बेटा। दोनों मिलकर के क्या होते हैं, सेल बनते हैं। और ये इसके टर्मिनल हुए, मान लो ये A टर्मिनल और ये B टर्मिनल। तो जब मैं यूज़ करूँगा तो क्या होगा, करंट, इसके करंट आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो इधर से क्या होगा बेटा, करंट निकलेगा। कुछ दिक्कत है, बोलिए, आ रहा है समझ में। तो करंट का फ्लो आपको दिख रहा है ना, करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर से इधर। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ बेटा लगा लो KVL, ठीक है। चलो यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ का कितना है बेटा, VA, ओके। अभी हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं कि अपोजिट चल रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, है ना, प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस होगा तो माइनस E, और यहाँ पर क्या होगा, करंट के अपोजिट हैं प्लस IR, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, प्लस IR। कहाँ पहुँच गए बेटा, B पर, है ना। क्लियर है। हमें क्या चाहिए बेटा, टर्मिनल वोल्टेज चाहिए ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी VA माइनस VB चाहिए, ठीक है। तो VB को इधर बुलाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। सो VA माइनस VB इक्वल्स टू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये उधर जा करके माइनस हो जाएगा। इसी को तो टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, इसी को तो टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो देखो V इक्वल्स टू क्या आया, E माइनस I इंटू R। दिस इज द रिलेशन बिटवीन E एंड R, यानी EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच का ये रिलेशन है। क्लियर है मेरी बात। V इक्वल्स टू E माइनस आई R। तो बेटे यहाँ पर आपको देखो अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर I 0 होगा,
तो मतलब हम करंट उस समय नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। उस समय V किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम उस समय के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते थे? EMF बोलते थे, है ना? क्लियर है। और दूसरी चीज़, जब I 0 नहीं होगा, I जब 0 नहीं होगा तो उस समय V आपको क्या हो रहा है? E माइनस आई आर हो रहा है। अभी के केस में अगर मैं कहूँ कि V और E को कंपेयर करो तो बताओ कौन बड़ा होगा, V की E? है ना, E बड़ा है, V क्या है? छोटा है, क्योंकि E में से आई आर को माइनस करने के बाद V मिला है, तो V क्या हो जा रहा है? लेस देन E हो जा रहा है। तो यहाँ से सवाल उठता है एक, ठीक है, कि क्या टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा हो सकता है? तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, नोट करके लिखेंगे, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज less than EMF। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी बोलेगा कि टर्मिनल वोल्टेज कैन नेवर बी ग्रेटर देन EMF। लेकिन कब? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है, क्योंकि अभी चार्जिंग का हमने अभी देखा नहीं है, ठीक है, चार्जिंग का हम देखेंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज हमें आ गया V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ओके, तो केस 1 समझा। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है? ड्यूरिंग चार्जिंग। अब भैया जब चार्ज करते हो तो क्या होता है? जहाँ हम करंट अब ले रहे थे, अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा? देना पड़ता है ना? अब उसे करंट देना पड़ता है। चलिए देखते हैं देने पे क्या होगा। ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है, ये A टर्मिनल, B टर्मिनल, ये सेल है, इसका EMF है, इसका रेजिस्टेंस है। अब करंट बताओ क्या? पहले इधर से निकाल रहे थे, अब इसमें डालेंगे I, है कि नहीं? चलिए बेटा अगेन आप KVL लिखिए। यहाँ का क्या है बेटा? A, यहाँ से यहाँ गए तो क्या हुआ? माइनस हुआ। इसमें क्या होगा? अब की बार हम करंट के डायरेक्शन में हैं, माइनस आई आर होगा, इक्वल्स टू VB हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? A और B का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ये इधर आ जाएगा बेटे, VA माइनस VB हो जाएगा, और ये उधर जा कर के E प्लस आई आर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं बेटे? टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो V इक्वल्स टू दिस टाइम E प्लस आई आर, ठीक है। अब क्या हो गया? V इक्वल्स टू E प्लस आई आर हो गया। आ रहा है समझ में? तो क्या फर्क दिख रहा है आपको? यस, है ना सर? वहाँ पर क्या हुआ था? E माइनस आई आर हुआ था, यहाँ पर क्या हो रहा है? E प्लस आई आर हो रहा है। क्या यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज बड़ा हो सकता है? यस, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग, नोट, ड्यूरिंग चार्जिंग, ओके, ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज कैन बी ग्रेटर देन EMF, ठीक है, दैट इज V ग्रेटर देन E, ठीक। तो यहाँ देखो बातों बातों में आपको कई तरीके से फंसा सकता है वो क्वेश्चन में। अगर आपको बोलता है कि टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन E, तो भी गलत है। अगर बोलता है टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन E, तो भी गलत है, ठीक है। करेक्ट कब होगा? जब आपको केस स्पेसिफाई कर दे कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तब भैया हमेशा क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज छोटा होगा। उस केस में कभी भी टर्मिनल वोल्टेज EMF से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर केस स्पेसिफाई कर दिया ड्यूरिंग चार्जिंग, तो फिर हमेशा टर्मिनल वोल्टेज जो है वो EMF से बड़ा होगा, ठीक है। तो शब्दों पे ध्यान देंगे, सेंटेंसेस पर ध्यान देंगे, तभी आप आंसर लगाएंगे। तो बेटे ये सारी चीज़ें हमने सीखा, है ना, सेल से रिलेटेड। आगे बढ़ूँ मैं। अब देखो बेटा, जैसा मैंने बोला कि एक सिंगल सेल जो होता है, अगर हम उसे कई सारे सेल को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। तो आपको बैटरी बनाने के लिए
बड़ा वोल्टेज पाने के लिए, बड़ा करंट पाने के लिए आपको इनको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सेल का भी कॉम्बिनेशन होता है और सेम इसमें भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, combination of cells। सेल्स दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक को कहते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना होता है, एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर अगले के नेगेटिव को अगले के पॉजिटिव से, अगले के नेगेटिव को अगले के पॉजिटिव से, इस तरह कैसे कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ one cell is connected to negative terminal of, if positive terminal of one cell is connected to negative terminal of next cell, then they are said to be in series combination, series combination। ओके, तब हम उसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कहते हैं। ठीक है, कैसे शो कर सकते हैं इसे, ये आपका एक सेल हुआ, देन ये आपका दूसरा सेल हुआ, देन ये आपका तीसरा सेल हुआ। इसी तरीके से आप कनेक्ट करते चलें तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल्स, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल्स आर कनेक्टेड together and negative terminal of all cells are connected together, then they are said to be in parallel combination, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, E1 R1 E2 R2, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो बेटे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।